गुड इवनिंग। ग्रुप थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और फिर इस आधार पर सब ग्रुप कैसे स्टडी करते हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। ए कोई एलिमेंट है तो ग्रुप का जी ग्रुप है आपके पास, तो एलिमेंट का ऑर्डर का मतलब होता है अगर आपको एक n ऐसा मिलता है, जैसे मान लीजिए ए का ऑर्डर कितना मान लें, n मान लेते हैं, तो इसका मतलब है ऐसा होना चाहिए। और अगर आपको ऐसा मिलता है देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, जो भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर, देन द लीस्ट positive integer n is called order of A। हमने इस पर पहले भी एक बार बात की थी कि किसी एलिमेंट को खुद के साथ कम से कम कितनी बार ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी मिल जाए, तो ये उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे, मैं रिकॉल करता हूँ। अगर मेरे पास ग्रुप है और इसमें 1 -1 i और -i है, तो आप 1 का ऑर्डर तो 1 ही होगा आइडेंटिटी, -1 का जब ऑर्डर लिखेंगे तो वो 2 हो जाएगा, क्योंकि -1 को -1 के साथ 2 बार ऑपरेट करिए, -1 × -1 या -1 to the power 2 +1 हो जाएगा। i का ऑर्डर आप सोचिए, सीधे लिख देता हूँ 4 हो जाएगा, तो i to the power 4 1 हो जाता है, और यही ऑर्डर ऑफ -i भी हो जाएगा। तो ये एलिमेंट्स का ऑर्डर है। तो एलिमेंट्स से रिलेटेड जो ऑर्डर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, आप ऐसे कुछ और ग्रुप्स के एग्जाम्पल लीजिए। फाइनाइट जो ग्रुप्स हैं वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है। इनफाइनाइट अगर आप ट्रेडिशनल पढ़ते हैं तो कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे पास सपोज मेरे पास Z+ है, तो जो Z है वो आपके पास क्या है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, और एडिशन में आइडेंटिटी 0 है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए 1 को कितनी बार जोड़ें, 1 के साथ ही 1 को 1 जोड़ते हुए आप कितनी बार जोड़ें कि 0 आ जाए। ऑर्डिनरी एडिशन है तो आप समझ रहे होंगे कि ये कभी नहीं आएगा, तो 1 +1 +1 अप टू इनफाइनाइट कर लीजिए। आप कहिए कि इसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट बार जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो उसका जवाब है इनफाइनाइट बार हम जोड़ ही नहीं सकते। हम जब भी जितनी बार भी जोड़ेंगे वो फाइनाइट होगा। तो 1 का बेसिकली फाइनाइट ऑर्डर होगा ही नहीं किसी का। 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, प्लस में या माइनस में, हर एक को अगर आप खुद के साथ जोड़ते जाएंगे तो 0 कभी नहीं आएगा। तो इन सब का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इन एलिमेंट्स का ऑर्डर इनफाइनाइट। 0 का ऑर्डर आप 1 ले सकते हैं, 0 को कम से कम 8 बार जोड़ें 0 ही आएगा, बाकी किसी को किसी के साथ जोड़ के 0 नहीं आएगा। तो ये वो एलिमेंट है जिनमें ऑर्डर आपको फाइनाइट नहीं मिल रहा है। ये दूसरा एग्जाम्पल था जिसमें हर एक का ऑर्डर आपको कैसा मिला, फाइनाइट मिला। तो आपको एलिमेंट का ऑर्डर समझ में आया होगा। तो इस बेस पर एक छोटी सी थ्योरम है, पहले अब हम थ्योरम कर लेते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चंस की ओर देखेंगे। देखिए, हमने किसी ग्रुप में कोई भी 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिए, ए और बी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हमने दिखाई, चारों बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। देखिए, पहला क्या है, ऑर्डर ऑफ ए उतना ही होगा जितना ऑर्डर ऑफ एच से इनवर्स हो, मतलब कोई भी एलिमेंट और फॉर एवरी एच से। देखिएगा, मतलब आप ए के लेफ्ट में अगर एच से ऑपरेट करते हैं तो राइट में एच से इनवर्स, या रिवर्स एच से इनवर्स इधर हो तो एच से इधर, बेसिकली ये एक दूसरे के इनवर्स हैं मतलब। और कोई भी एच से ग्रुप का कोई भी एलिमेंट आप ऑपरेट कर दीजिए और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल रहेगी आगे को।
जब नॉर्मल एलिमेंट से आगे हम जो एलिमेंट हैं वो कुछ और चीज़ होंगे, कभी मैट्रिसेस, कभी फंक्शंस या कुछ और, तो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो दूसरा देखिए कि ए बी और बी ए का जो ऑर्डर होता है हमेशा सेम है, जबकि ए बी और बी ए इन जनरल बराबर नहीं होते। ये तो एबिलियन में ही होना चाहिए बराबरी, लेकिन ऑर्डर हमेशा कोई भी ग्रुप हो, जो ऑर्डर ए बी का होता है वही बी ए का भी होता है। हम ये प्रूफ करेंगे। तीसरे में हम प्रूफ करेंगे कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उतना ही होता है जितना उसके इन्वर्स का ऑर्डर होता है। ऑर्डर के मामले में कोई भी एलिमेंट और उसका इन्वर्स सेम ऑर्डर के होते हैं हमेशा। ये ध्यान में रखने वाली बात है। ये फंक्शंस में मैपिंग के वक्त हमारे लिए यूजफुल है कि भाई इसको किससे जोड़े हैं, होमोमॉर्फिज्म पढ़ते समय भाई तो सेम ऑर्डर वाले एलिमेंट आपस में एसोसिएट किए जा सकते हैं। इन्वर्स क्या हो सकता है, इन्वर्स का ऑर्डर अलग नहीं हो सकता, जो एलिमेंट का ऑर्डर है वही इन्वर्स का ऑर्डर है। और कभी अगर ए को m बार ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी मिले तो ए का जो भी ऑर्डर होगा वो m को डिवाइड करेगा। हो सकता है ए का ऑर्डर m ही हो या फिर m से कम होगा तभी डिवाइड करेगा ना। ये चार चीज़ें हैं तो बहुत फंडामेंटल हैं। देखिए किस तरह से प्रूफ करना है। मैं पहले को लेके चल रहा हूँ, इसमें हम इन दोनों को लेके चल रहे हैं, इनके ऑर्डर सेम करने। हम मान लेते हैं अभी लेट order of A equal to m and order of HC inverse equal to n। तो फिर हमें प्रूफ करना है m equal to n, ये हम प्रूफ करेंगे। सिंस ऑर्डर ऑफ ए m है तो इसका मतलब a to the power m equal to e and this is the least positive integer satisfying this property। अब हमें ये देखना है। नाउ आप पहले ये देखिए एट्स ए एट्स इनवर्स स्क्वायर कितना होता है, हमें मालूम भी तो होना चाहिए कितना होता है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको इसी के साथ ऑपरेट कर लेते हैं। ये ठीक है। एसोसिएटिविटी से हम इन दोनों को एक साथ ला सकते हैं। तो एट्स ए एट्स इनवर्स एट्स ए एट्स इनवर्स। तो आप ये देखिए ये आइडेंटिटी हो जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी, तो हम जगह बचाते हुए समझ रहे हैं। तो ए स्क्वायर एट्स इनवर्स। तो अब जरा सा ध्यान दीजिए तो रिजल्ट कैसा आया है। मेरी उंगलियां यहाँ और यहाँ हैं। एट्स ए एट्स इनवर्स का होल स्क्वायर किया तो ऐसा लगता है जैसे ए स्क्वायर हुआ हो, बाकी एट्स और एट्स इनवर्स तो वैसे ही रहे। तो ऐसे ही एक और देख लेते हैं। अगर मैं एट्स ए एट्स इनवर्स का क्यूब कर लूँ तो क्या हो जाएगा, आपके पास एट्स ए एट्स इनवर्स का स्क्वायर कर लेते हैं और एट्स ए एट्स इनवर्स ऐसा कर लें। स्क्वायर आपको पता है अभी पिछले वाले रिजल्ट से कि इसकी वैल्यू ये आई है, तो आप रख सकते हैं एट्स ए स्क्वायर एट्स इनवर्स और एट्स ए एट्स इनवर्स। अब आप यहाँ पर एट्स इनवर्स और एट्स से हैं तो आप फिर एसोसिएटिविटी देखिए। तो एट्स ए स्क्वायर एट्स इनवर्स एट्स ए एट्स इनवर्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये आइडेंटिटी। तो एट्स ए क्यूब एट्स इनवर्स, तो ये क्या वैल्यू आई, एट्स ए एट्स इनवर्स का क्यूब। तो आपने एक चीज़ देखी, जब होल स्क्वायर किया तो यहाँ ए स्क्वायर आया, जब क्यूब किया तो ए क्यूब आया। तो इसका मतलब आप अगर जितने भी पावर करेंगे तो एक ही पावर में आ जाएगा, बाकी सब आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्या ये समझ में आया। हैंस इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, एट्स ए एट्स इनवर्स एन कितना आएगा फिर इस आधार पर, एट्स ए एन एट्स इनवर्स आएगा।
और वैसे आपने शुरू में क्या लिखा है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका n है, तो ये दिस इक्वल टू क्या होना चाहिए था, e आना चाहिए था आपके पास। तो दिस शुड बी e एंड दिस इज, हाँ ये कैलकुलेशन के हिसाब से दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये दोनों बराबर हैं। अब आप ऐसा करते हैं, इधर एच से इनवर्स से ऑपरेट कर देते हैं, इधर एच से, तो ई को भी इधर एच से इनवर्स से और इधर एच से ऑपरेट कर दें, तो एसोसिएटिविटी से ये दोनों आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड में केवल a⁴n इक्वल टू, और राइट साइड भी आप समझ रहे हैं e। तो देखिए आपके पास इक्वेशन 1 क्या है, ये है a⁴m e है, और आप ये कह रहे हैं कि m सबसे कम है। यहाँ पर जब कहा गया था तो हमने कहा था ऑर्डर होने का मतलब दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और ये भी आ रहा है, तो हम इस आधार पर क्या लिख सकते हैं, m शुड बी लेस देन इक्वल टू n। ऐसा होना चाहिए या नहीं, ये सबसे कम है, m ऑर्डर है ना, तो m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन, एंड हियर a⁴n इक्वल टू e ऑल्सो। तो n अगर ये सबसे छोटा है तो n फिर क्या हो सकता है, m से छोटा तो नहीं हो सकता, तो बराबर या बड़ा हो सकता है। उम्मीद है आपको ये रिलेशन समझ में आया होगा। अब हम इसको काउंटर करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में ले चलते हैं, और ऐसे ही अब इंटरचेंज करके m ग्रेटर देन इक्वल टू n ले आएंगे। दोनों रिलेशन तब होल्ड करेंगे जब बराबरी हो जाएगी, यही हमारा उद्देश्य भी है। अब देखिएगा, नाउ एच से इनवर्स m करेंगे तो कितना आ जाएगा, HAM एच से इनवर्स आएगा। ये तो हमें पता है a का ऑर्डर m है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी आ जाएगी, तो एच से इनवर्स मतलब आइडेंटिटी। अब आपको ये पता है कि एच से इनवर्स जो है उसका ऑर्डर कितना है, n है, तो सबसे छोटी पावर तो n है ना, कि n बार ऑपरेट करने पर इसको आइडेंटिटी आ जाएगी। m बार कर रहे हैं अभी हम, तब भी आइडेंटिटी है, बट ऑर्डर ऑफ एच से इनवर्स कितना है, n, तो मतलब इसको कम से कम n बार करने पर आइडेंटिटी आती है, तो m बार करने पर भी आइडेंटिटी आ रही है, लेकिन सबसे छोटा तो n है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n लेस देन इक्वल टू m। ये आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन, दोनों से क्या हो जाएगा, बराबरी आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये बहुत शानदार रिजल्ट है, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी एलिमेंट का ऑर्डर और उसके साथ कुछ भी ऑपरेट कर दीजिए, ग्रुप का कोई भी, लेकिन एट साइड में एट्स करेंगे तो दूसरी साइड एट से इनवर्स ऑपरेट कर लीजिए, ओवरऑल जो नया चीज़ बनी उसका भी ऑर्डर सेम रहता है। चलिए नेक्स्ट पेज में लिख, सो फ्रॉम 2 and 3 m equal to n, this implies order of A equal to order of h से A, h से inverse for every h belongs to G, या आप दूसरा भी ले लेते h से इनवर्स से h, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पहला। अब हमारे पास दूसरा जो रिलेशन था, ए बी का ऑर्डर वही होता है जो बी ए का ऑर्डर होता है। अब तो ए बी को कैसे लिख सकते हैं, आप सोचिए, बी ए लिखते हैं हम, इधर ए, इधर ए इनवर्स, क्या ऐसा कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, ए बी है, मैं बी ए लिखा लेकिन फिर ऐसे कर दिया, तो ये ए और ए इनवर्स एसोसिएटिविटी से आइडेंटिटी बना देंगे, ए बी ही रहेगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो बाय पार्ट 1 ऑर्डर ऑफ ए बी कितना होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी ए इनवर्स, ऑर्डर सेम होना चाहिए बाय पार्ट 1।
तो ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, ये एक्चुअल में क्या है आपके पास, इसका ऑर्डर किसके बराबर होगा, ये तो ए बी ही है। इसका ऑर्डर आप सोचिए, ये एलिमेंट इधर है और उसका इन्वर्स है। आपने पार्ट 1 में देखा इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बीच में है उसका ही ऑर्डर सोचिए। तो ये क्या था, बी ए। तो इसका मतलब आपने पहले पार्ट की मदद से ही क्या प्रूव कर दिया कि ए बी का ऑर्डर और बी ए का ऑर्डर सेम होता है। ठीक है। तीसरा, अब आपको प्रूफ करना है कि ए का ऑर्डर और ए इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है। हम यहाँ भी वही करते हैं, लेट ऑर्डर ऑफ ए एम मान लेते हैं एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स एन मान लेते हैं। तो हमें एम इक्वल टू एन दिखाना है। सिंस ऑर्डर ऑफ ए कितना है, एम है, दिस इम्प्लाइज ए टू द पावर एम इक्वल टू ई। दिस इम्प्लाइज ए एम इनवर्स इक्वल टू ई इनवर्स। दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स एम इक्वल टू, आइडेंटिटी का इनवर्स तो आइडेंटिटी खुद ही होती है ऐसा। तो ध्यान दीजिए, ए इनवर्स का ऑर्डर कितना था, एन था। तो ए इनवर्स को सबसे कम बार आप एन बार ऑपरेट करेंगे तब आइडेंटिटी आएगी। ठीक है। एम बार ऑपरेट करने पर भी आइडेंटिटी आ रही है, और आपके सबसे कम बार एन है, एन को ऑपरेट करेंगे तो इसका मतलब एन शुड बी लेस देन इक्वल टू एम, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, दोबारा आप ए इनवर्स से सोचिए, ए इनवर्स का ऑर्डर कितना है, एन है। इसका मतलब ए इनवर्स को एन बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर ए इनवर्स ए एन कितना हो जाएगा, ई इनवर्स। तो आपको ए एन कितना मिलेगा, ई इनवर्स ई मिला। ए का ऑर्डर कितना है, एम है। तो सबसे कम बार एम बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी मिलती है, आज एन बार ऑपरेट करने पर भी मिल रही है। तो एन बड़ा ही होगा, छोटा तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए दोनों से रिलेशन फ्रॉम 1 and 2 एम इक्वल टू एन और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जब हम होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे ना तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, क्योंकि वहाँ एलिमेंट सेम जो आप मैपिंग करवाते हैं फंक्शंस, ये एलिमेंट इस ग्रुप का एलिमेंट दूसरे ग्रुप के किस एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है। तो आपको महसूस होगा वहाँ ऑर्डर की बहुत बड़ी वैल्यू, सेम ऑर्डर वाले एलिमेंट आपस में एसोसिएट होंगे तो आपको ऑर्डर अपने आप समझ में आ जाएगा फिर कि भाई ये एलिमेंट किसके साथ ऑपरेट हो रहा है। ये 3 क्लियर हो गए होंगे। चौथा, हम मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए एन है और ए टू द पावर एम इक्वल टू ई आ रहा है। तो फिर क्लेम क्या है, प्रूफ क्या करना है, एन डिवाइड्स एम, ये प्रूफ करना है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना था, एन। दिस इम्प्लाइज एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that a to the power n equal to e. Given that a to the power m equal to e, this implies n will be less than or equal to m, ऐसा तो होगा। ठीक है, तो m बड़ा होगा या बराबर होगा बाय डिवीजन एल्गोरिथम में। बड़ा है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, तो m इक्वल टू एन क्यू प्लस आर मान लीजिए। तो जो r होगा वो डिवाइजर से कम होगा, छोटा, और यहाँ 0 या उससे बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो a टू द पावर m का मतलब a टू द पावर एन क्यू प्लस आर इक्वल टू ई। ए टू द पावर एम आपने क्या लिया है,
ई, तो ये ए टू द पावर एम ई हो गया। तो अब आप इसे देखिए, ए टू द पावर एन क्यू और ए टू द पावर आर इक्वल टू ई, लेकिन ए का तो ऑर्डर एन है, ए टू द पावर एन ई है, तो ये आइडेंटिटी हो गया आपके पास, ए टू द पावर आर इक्वल टू ई आ गया, और जहाँ आर है वो ऐसा है। तो कभी भी आप ना बहुत सारी थ्योरम से याद नहीं कर सकते। देखिए क्वेश्चंस अनलिमिटेड है, लेकिन जो कंसेप्ट हैं वो लिमिटेड है, तो हमें कंसेप्ट के पीछे जाना चाहिए। अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है तो हो गया ये। कैसे? आपने ए का ऑर्डर कितना लिया था? एन, और आपने एन के लिए क्या लिखा है? एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए टू द पावर एन इक्वल टू ई। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो है वो n है जब ए टू द पावर एन ई मिला। आज आप कह रहे हैं कि n से भी छोटा r है जो e दे रहा है। अगर आपको लगता है ये स्टेटमेंट सही है तो फिर r पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता ना फिर। तो फिर r के लिए क्या चांस है कि r क्या होगा? 0 होगा। पॉजिटिव इंटीजर कैसे हो सकता है उससे छोटा जब आप n को सबसे छोटा मान रहे हैं यहाँ? तो r के लिए पॉजिटिव इंटीजर का ऑप्शन नहीं रहा, तो r के लिए क्या ऑप्शन है फिर? 0 का। तो r 0 हो गया। r अगर 0 है तो यहाँ रख दीजिए। सो m इक्वल टू क्या मिला आपको? n क्यू प्लस 0। अब आप ये बताइए n राइट हैंड साइड को डिवाइड करता है या नहीं? n, सिंस n डिवाइड्स n क्यूब, तो n डिवाइड्स m। n क्या था? ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स m। तो कभी भी अगर ए टू द पावर m ई आ रहा है, मतलब ए को m बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आ रही है, तो ए का जो भी ऑर्डर है वो m को डिवाइड करते हैं। ये चारों बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल और शुरू में सरल लगते हैं ये, लेकिन इनका एप्लीकेशन बहुत वाइड है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इन चारों को ध्यान से समझा होगा, तो आप इनके नोट्स बनाते रहिए। हम अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था तब भी ये बुक्स में मिलता था, आज भी मिलता है। ऐसा कोई खास नहीं है, लेकिन अब कई बार ऐसा होता है एग्जाम्स में आ सकता है, तो मैं इसलिए करा रहा हूँ। इफ़ इन अ ग्रुप जी ए टू द पावर 5 आइडेंटिटी है, ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर है फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी। फॉर एवरी ए बी नहीं है, ए और बी की खासियत है कि ऐसा हो रहा है। तो आपको प्रूव करना है कि बी का ऑर्डर 31 है। मैं फिर कह रहा हूँ ऐसा कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे पास ए टू द पावर 5 ई है। तो अब और जो दूसरा दिया हुआ है उसमें हमें ए टू द पावर 5 लाना पड़ेगा कहीं, तभी ए हटेगा। ए हटा के ही हम बी के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम हटाने के लिए देखिए ए बी ए इनवर्स का स्क्वायर कर लीजिए। तो ए बी ए इनवर्स को ए बी ए इनवर्स के साथ ही मल्टीप्लाई करिए। तो एसोसिएटिविटी से देखिएगा ए बी ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? ये तो आइडेंटिटी हो जाएगी। तो ए बी स्क्वायर ए इनवर्स हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में आपको बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है? ए बी ए इनवर्स। तो जो बी स्क्वायर है वो वैल्यू रखी जा सकती है ए बी ए इनवर्स ए इनवर्स। तो आपको यहाँ से ए बी ए इनवर्स स्क्वायर कितना मिला? ए स्क्वायर बी ए इनवर्स का स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये भी सही था, लेकिन हमें ना ए टू द पावर 5 तक पहुंचना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो हमें ए की पावर बढ़ानी है। किसकी पावर बढ़ानी है? ए की पावर। ए टू द पावर 5 तक तभी पहुंच सकते हैं। तो ए की पावर देखिए बढ़ा दी हमने, स्क्वायर करते ही क्या हो गया? यहाँ 2 आ गया और बी वहीं रहा। चलिए दोबारा देखते हैं। अगर मैं ए बी ए इनवर्स का भी दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ, मतलब 4 पावर कर दूँ, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? ए बी ए इनवर्स स्क्वायर इंटू ए बी ए इनवर्स स्क्वायर। पहली इक्वेशन से ए बी ए इनवर्स स्क्वायर आपको पता है, ए स्क्वायर बी ए -2 लिख दूँ इससे सीधे,
लिखना आसान हो जाएगा, ए स्क्वायर बी ए माइनस 2। एसोसिएटिविटी से फिर इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी ए माइनस 2 ए 2 बी ए माइनस 2। देखिए ये आइडेंटिटी बन जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, तो आप इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, बी स्क्वायर ए माइनस 2। अब फिर दोबारा सवाल पे बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन में बी स्क्वायर की जो ए बी ए इनवर्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जो ए बी ए इनवर्स ए माइनस 2। तो आप देखिए क्या बना ये, ए क्यूब बी ए माइनस 3, तो ए बी ए इनवर्स पावर 4 में 4 नहीं बना, 3 आ गया है, आप देख रहे होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लगता है जब ये 2 होता है तो 2 आता है, तो 4 में हमें लगता है यहाँ 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ राइट साइड में देखिए पावर 3 हो गई है। चलिए फिर दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, तो ए बी ए इनवर्स 4 को 8 कर देते हैं। तो जब आप इसी तरह से करेंगे, तो अगर थोड़ा सा भी हिंट ले पा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, मैं अब इसे नहीं करूँगा, ये आप ही लोग करेंगे, ऐसा आएगा। आप थोड़ा सा सोचें तो ऐसा आ जाएगा। तो स्क्वायर किया ये आ गया, 4 पावर में आपके पास 2 आ गया। उसका भी 4 पावर में कितना था ये, देखिए ए क्यूब, तो इसका डबल स्क्वायर किया तो 8 पावर करेंगे, तो ये 2 बार लेके आएंगे तो 4 पावर आ जाएगी। तो ए बी ए इनवर्स की पावर 16 लेके आएंगे, तो ए टू द पावर 5 बी ए टू द पावर -5, ये आना चाहिए, ठीक है। तो फिर अब लेफ्ट साइड कितना आ जाएगा, आप इसे करेंगे, तो ए टू द पावर 5 लाने का पर्पज इसलिए था क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें ए टू द पावर 5 को क्या था, आइडेंटिटी। तो ए टू द पावर 5 की जो आइडेंटिटी है, और हमने अभी पढ़ा है ऑर्डर ऑफ ए 5 ही होगा क्योंकि ए का ऑर्डर 5 को डिवाइड कर सकता है, 1 का मतलब तो आइडेंटिटी होता है, तो ए आइडेंटिटी है नहीं, इन जनरल एलिमेंट है, तो फिर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी यही होगा। तो इसका मतलब ए टू द पावर 5 भी ई होगा, और ए टू द पावर -5 भी क्या आएगा, ई ही आएगा। अगर आप इस बात को मानते हैं तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी, कितना, ए बी ए इनवर्स 16, क्वेश्चन नंबर 4। क्या ये समझ में आया आपको? अब आप इसे देखिए, सबसे पहले जब हमने ये लिखा था ये वाला, तो राइट साइड में क्या लिया था, सबसे पहले ए बी ए स्क्वायर, देखिए ए बी स्क्वायर ए इनवर्स, ए बी ए इनवर्स का स्क्वायर किया था, तो ये आया था। आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि जब आप इसको इस तरह के एक्सप्रेशन में बढ़ाते जाते हैं तो एक्चुअल में जो बीच वाला है उसी का स्क्वायर होता है। वो तो ये था कि इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, इस वजह से हम उसकी वजह से कुछ और सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। एक्चुअल में अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, बेस 16 ए इनवर्स इक्वल टू बी आपके पास। तो अगर मैं स्क्वायर फिर कर दूं तो इसी का स्क्वायर कर लेता हूँ मैं, इसके बजाय 1 मिनट है, थोड़ा सा इसको देखिए, ये ज़्यादा कंफर्टेबल होगा आपके लिए। तो ए बी ए इनवर्स की पावर 16 की जो 32 कर दूंगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू पता है, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी, ए बी 32 ए इनवर्स, और बी स्क्वायर कितना है, ए बी
ए इनवर्स। ग्रुप में लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ लगाए जा सकते हैं। तो लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन से क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी कैंसिल हो जाएगा, B32 इक्वल टू बी आ जाएगा। तो यहाँ पर B31 आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ बी जो है दैट विल डिवाइड 31, जो चौथी प्रॉपर्टी थी पिछली थ्योरम में उससे सोचिए। लेकिन 31 तो प्राइम नंबर है, उसको या तो 1 डिवाइड करेगा या 31 खुद करेगा। अगर ऑर्डर ऑफ बी 1 होता है तो ये बी जो है क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। इफ ऑर्डर ऑफ बी 1 है तो बी क्या है, आइडेंटिटी। ठीक है, लेकिन मैं तो बी को आइडेंटिटी नहीं लिया है, तो मैं इस ऑप्शन को छोड़ रहा हूँ। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ बी क्या होना चाहिए, 31 ही होना चाहिए इन जनरल, हमसे यही कहा गया था। तो ये प्राइम नंबर होने की वजह से आ रहा है। अगर ये कंपोजिट आता तो बहुत सारे डिवाइजर हो जाते उसके, तो फिर हमारे लिए अभी कैलकुलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता। तो ये ऐसा कोई बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं था, केवल एक न्यूमेरिकल था जो थोड़ी सी हमारी समझ को बेहतर बनाता है ऑर्डर के बारे में। दूसरा, इसमें जो कैलकुलेशन के लिए आपको दिया हुआ है आप इसे ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ जो है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक तो ये सिखा रही है कि जब भी इसका स्क्वायर करो बीच वाली टर्म का स्क्वायर होता है, लेकिन ये भी साथ में ये भी सिखा रहा है कि अगर उसके लिए कोई एक्सप्रेशन दिया है तो ये दोबारा 8 की पावर बढ़ाने लगता है। देखिए तो 8 की पावर बढ़ाता और 5 तक ले जाना ये ज़रूरी था, तो हम वही कर रहे थे ताकि a⁵ हट सके। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए कुछ कंसेप्चुअल थोड़ा सा नेक्स्ट आगे फिर देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी कोई भी ग्रुप के एलिमेंट है, जी एबिलियन है ज़रूरी नहीं है, पता नहीं नॉन एबिलियन मान के चलिए, लेकिन ए और बी की खासियत ये कि वो आपस में कम्यूट कर रहे हैं। ए बी इक्वल टू बी ए लिखा हुआ है और ए और बी का जो ऑर्डर है उनका GCD 1 है, मतलब उनके जो ऑर्डर्स हैं वो रिलेटिवली प्राइम है। तो आपको प्रूव करना है कि जो ए बी होगा उसका ऑर्डर जो होगा वो ए के ऑर्डर और बी के ऑर्डर का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए कितना है, m है, ऑर्डर ऑफ बी n है। ठीक है, तो फिर आपको ये हो गया कि भाई GCD जो है mn का कितना है, 1 है, ये रिलेटिवली प्राइम हो गया। तो अलग अलग स्टेप में तोड़ देते हैं हम। पहले स्टेप में हम एक चीज़ ये दिखाते हैं, देखिए ए बी का स्क्वायर कितना होगा, ए बी, तो ए एसोसिएटिविटी से बी लिख सकते हैं, और बी की जो है आप क्या लिख सकते हैं, आपने कहा है स्टेटमेंट में कि ए बी इक्वल टू बी ए है, तो बीच में जो बी ए है उसको क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो ये कितना हो जाएगा, A² B²। ऐसे ही अगर AB³ करेंगे तो क्या हम उसे AB² और AB लिख सकते हैं। AB² तो अभी किया है हमने, A² B² और AB। तो A² तो ठीक है, B² को B और जो 8B है वो उसके साथ एसोसिएटिविटी में लिख दें, ऐसे लिख सकते हैं। तो A² B और AB को, सॉरी ये जो BA है इसको क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, फिर B आ गया। अब आप ये देखिए जी ये B तो इधर B² हो जाएगा, ये बीच वाला BA कर लेते हैं, इधर B² हो गया, और इसे भी AB लिख सकते हैं। तो फाइनली ये A³ B³ आ रहा है, AB³। ये समझ में आ रहा है। तो आप देखिए इंडक्शन AB² A² B² AB³ A³ B³ इन जनरल AB to the power T A to the power T B to the power T। T आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, ऐसा होगा।
तो ये हमारे लिए यूजफुल होगा। तो उम्मीद है आपको कभी दो एलिमेंट कम्यूट करते हैं तो उनके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, भले ही ग्रुप नॉन एबिलियन हो। ग्रुप एबिलियन होना जरूरी नहीं है, बस वो जो दो एलिमेंट के लिए आप कर रहे हैं वो कम्यूट करें, बस ये पर्याप्त है। तो अब हम मेन प्रूफ पे आते हैं, तो हम उसे स्टेप 2 में तोड़ देते हैं। ये इसलिए किया है ताकि कभी अगर, ये भी तो एक सवाल बन सकता है कि कोई ग्रुप है और उसमें दो एलिमेंट कम्यूट करते हैं तो उनका जो ऑपरेशन करके ऑर्डर निकालते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं। उम्मीद है पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि केवल इतना भी पूछा जा सकता है। चलिए ठीक, अब हम मेन थ्योरम पे आते हैं। तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं ए बी टू द mn। तो ये कितना आएगा, पिछले से a टू द पावर mn b टू द पावर mn, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अब जरा देखिए a का ऑर्डर कितना था, m था, तो मैं इसे a m टू द पावर n, और b का ऑर्डर n था तो b n अंदर और m बाहर कर लूँ, तो दोनों ही e टू द पावर n और e टू द पावर m, मतलब e। तो अगर आपको ए बी टू द पावर mn e मिलता है तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ ए बी विल डिवाइड mn, ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, ए बी का जो ऑर्डर है उसे कुछ मान लेते हैं। आप कुछ भी मान लीजिए उसको। अब टी हमने ऊपर यूज कर लिया है, एस मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बी का ऑर्डर हमने मान लिया है कि वो एस है, तो फिर इसका मतलब है ए टू द पावर ए बी टू द पावर एस इक्वल टू ई, एंड एस इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो आपके पास आ जाएगा ए टू द पावर एस बी टू द पावर एस, जो कि ए और बी कम्यूट कर रहे हैं तब ऐसा है, हमेशा ऐसा मत लिख दीजिएगा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? अच्छा, अब इसमें दोनों साइड में कुछ m या n पावर कर लेते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ ए टू द पावर एस बी टू द पावर एस n ए टू द पावर n, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर एस एन बी टू द पावर एस एन इक्वल टू ई। दिस इम्प्लाइज ए टू द पावर एस एन अब बी टू द पावर एन एस इक्वल टू ई। बी टू द पावर एन, हमने बी का ऑर्डर n लिया था तो ये e बन जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ से ए टू द पावर एस एन ई टू द पावर एस इक्वल टू ई। दिस इम्प्लाइज एस एन इक्वल टू ई। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स एस एन। ऑर्डर ऑफ ए हमने m माना है तो m डिवाइड्स एस एन, और हमने ये भी किया है कि जीसीडी ऑफ mn जो है 1 है। इसका मतलब क्या होता है कि m और n में कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, 1 है मतलब। तो जो m होगा वो n को डिवाइड नहीं करेगा, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो फिर इससे क्या साबित हुआ, m डिवाइड्स s। मैंने ये n पावर की दोनों साइड ना, यहाँ पर मैं m भी कर सकता हूं, तो सिमिलरली आपको वहां से क्या मिलेगा, n डिवाइड्स s। m भी s को डिवाइड करता है, n भी s को डिवाइड करता है। क्या ये समझ में आया आपको? और आप ये भी देख रहे हैं दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा mn दैट विल ऑल्सो डिवाइड s, ये भी s को डिवाइड करेगा। तो यहां s mn को डिवाइड कर रहा था। सेकेंड इक्वेशन देखिए आप लोग, सेकेंड इक्वेशन में क्या लिखा था, ऑर्डर ऑफ ए बी mn को डिवाइड करता है। ऑर्डर ऑफ ए बी क्या था, s mn को, और यहाँ mn s को डिवाइड कर रहा है। तो फ्रॉम 2 and 3
दो नेचुरल नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों बराबर होंगे या नहीं, तो mn इक्वल टू एस हो जाएगा। तो एस क्या था, ऑर्डर ऑफ ए बी, तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या आ गया, mn। mn मतलब ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी। तो दो एलिमेंट हैं जिनके ऑर्डर अगर रिलेटिवली प्राइम है तो उनके कंपोजिशन का ऑर्डर उनके ऑर्डर का प्रोडक्ट होता है। तो अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं, देखिए किसी भी थ्योरम को समझना और उसका एप्लीकेशन, प्रूफ याद करने से ज़्यादा ज़रूरी है आप बात को समझ पा रहे हो। ये स्टेटमेंट केवल तब है जब दोनों दो चीज़ें ध्यान रखें, एक तो ए और बी कम्यूट कर रहे हैं आपस में, और दूसरा ए और बी के जो ऑर्डर हैं वो रिलेटिवली प्राइम है। इन दोनों के बाद ये स्टेटमेंट सही है। अगर इन दो में से एक भी कंडीशन आपने लूज की तो आप नुकसान में रहेंगे, मतलब कंट्राडिक्शन आ सकता है। मैं नोट करके ये बातें भी लिखा देता हूँ आपको। तो अब देखिए कि मैंने फिर रिपीट करा दिया लास्ट में, कंक्लूजन ऑफ अबव थ्योरम इज ट्रू ओनली बोथ दिस कंडीशंस आर साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड। ये दोनों एक साथ सेटिस्फाई हो तब आप इस कंक्लूजन को याद रखिए। इनमें से एक भी कंडीशन अगर छूट गई तो हमारा जो थ्योरम हमने प्रूफ किया वो स्टेटमेंट लागू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, जी में ये ले लेता हूँ 1 - 1 i - i। मल्टीप्लिकेशन में अगर इसे लें तो ये एबिलियन ग्रुप है, तो कोई भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जो होगा वो कम्यूटेटिव होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन यहाँ ये वाली नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, इसका ऑर्डर 1 था, इसका 2, और इन दोनों के 4 ऑर्डर थे, तो 1 2 4 आइडेंटिटी छोड़िए, बाकियों के जो ऑर्डर हैं वो 2 और 4 हैं, तो ऑर्डर जो है रिलेटिवली प्राइम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोई दो एलिमेंट के लिए आप ये वाला जो लगा रहे हैं ना, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आप कहीं गलती से ये मत लगा दीजिएगा। आप ए और बी कोई दो एलिमेंट ले लीजिए, ये तो आइडेंटिटी हुई, इसे छोड़कर कोई भी दो, और ये लगाने की कोशिश कीजिए, गलत आ जाएगा। फिर आप कहेंगे कि गलत हुआ, बेसिकली ये तो सेटिस्फाई नहीं हुई ना। ऐसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल आप सोचिए, क्वाटर्नियन ग्रुप। +-1 +-i +-j +-k, इसमें i² j² k² कितना होता है, -1, और ij इक्वल टू -ji। ऐसी बाकी भी दो के साथ होगा, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। इसमें आप देखेंगे कि कम्यूटेटिविटी नहीं हुई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हो तब तक आप कंक्लूजन मत लगाइए, लगाएंगे कंट्राडिक्शन आएगा। तो ये बहुत बेसिक बात थी, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। एलिमेंट का जो ऑर्डर का मामला है ये सब ग्रुप से और साइक्लिक ग्रुप से एक्चुअल में जुड़ा हुआ है। ए का ऑर्डर तो हमने निकाल लिया है, लेकिन a⁴ कुछ किया जाए तो उसका ऑर्डर कैसे निकाला जाए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उस पर फिर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं जो जैम में भी पूछे जाते हैं और आपके नेट में भी। यूनिवर्सिटीज कम इंटरेस्टेड रहती हैं, लेकिन जैसे ए का ऑर्डर कुछ है तो a⁴ का ऑर्डर क्या होगा, a⁵ का ऑर्डर क्या होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। तो आप जितना पढ़ रहे हैं प्लीज़ उसको मेंटेन रखिए। सीखना बहुत आसान है, लेकिन सीखी हुई चीज़ों को मेंटेन रखना थोड़ा सा मेहनत का काम है। उम्मीद करता हूँ आप इसे लगातार मेंटेन करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं। थैंक यू।